Good morning, प्यारे बच्चों. Welcome to the class of biology. My name is Nanda. Today in 26th lecture of biomolecule of class 11th, we will study most important topic factor affecting enzyme activity. बहुत important topic है. देखो, simple सा point है, जो enzymes क्या है? Are the tertiary structure of protein. एंजाइम क्या है? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सीधी सी बात है. टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन की फोल्डिंग होती है तो टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके अंदर पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विच आर कॉल्ड एक्टिव साइट. और इस टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं. आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, सल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं, वगैरह वगैरह. डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. अब कोई भी चीज जो इस टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्टर्ब कर देगी, अगर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाता है तो एंजाइम एक्शन भी क्या हो जाएगा? अगर ये डिस्टर्ब होगा तो एंजाइम एक्शन भी क्या होगा? चेंज होगा. एंजाइम का अपना जो फंक्शन है, अगर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब तो एंजाइम एक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा. तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो टर्सरी स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे. ये ध्यान रखना, अगर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंज होगा तो एंजाइम का एक्शन चेंज हो जाएगा. तो बहुत सारे फैक्टर हैं. फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर. फर्स्ट फैक्टर क्या है? फर्स्ट इज द टेम्परेचर. तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर. ध्यान रखना, जो मोस्टली एंजाइम है, जो मोस्टली एंजाइम्स हैं, वर्क एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर. वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं. और मोस्ट एंजाइम है वर्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर. मतलब मोस्टली एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव. मोस्टली क्या है? टेम्परेचर सेंसिटिव. एंड द टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्शन इज मैक्सिमम. जहां पे एंजाइम एक्शन मैक्सिमम होता है, दैट इज कॉल्ड, उस टेम्परेचर को बोलते हैं, इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर. तो व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? वो टेम्परेचर जिसपे एंजाइम एक्शन मैक्सिमम है. लेट्स सी, अगर हम इसको ड्रॉ करें, इधर मैं टेम्परेचर ले लूं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैं एंजाइम एक्शन ले लूं, या वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन ले लूं, या एंजाइम एक्शन ले लेता हूं. इस साइड में, इस साइड क्या ले लिया? इस साइड मैंने ले लिया एंजाइम एक्शन. यहाँ पे टेम्परेचर है 10, 20, 30, 40 लाइक दिस. तो हमारा जो ग्राफ आएगा ना, हमारा जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा. जब टेम्परेचर बहुत कम है तो एंजाइम है ही नहीं. अगर टेम्परेचर जीरो है तो एंजाइम एक्शन भी जीरो है. यहाँ पे ग्राफ को मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ. और इस टेम्परेचर पे, दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर. ये टेम्परेचर जो है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एन एंजाइम. फॉर एन एंजाइम, जो मोस्टली एंजाइम्स है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं. अब क्वेश्चन ऐसा क्यों कि लो टेम्परेचर पे भी पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए लो टेम्परेचर, और दिस इज द पॉइंट बी हाई टेम्परेचर. दोनों पॉइंट्स पे, लो टेम्परेचर पे भी और हाई टेम्परेचर पे भी, एंजाइम एक्शन नेग्लिजिबल है, लगभग है ही नहीं. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर लो है, अगर लो टेम्परेचर है, तो ये लो टेम्परेचर क्या कर देगा? ये एंजाइम को, एंजाइम बोल दो या प्रोटीन बोल दो, प्रोटीन को क्या कर देगा? फ्रीज कर देगा. प्रोटीन फ्रीज या एंजाइम फ्रीज तो एक्शन खत्म. और अगर टेम्परेचर है हाई, अगर हाई टेम्परेचर है तो जो एंजाइम है, एंजाइम बोल दो या प्रोटीन बोल दो, वो क्या हो जाएगी? डीनेचुरेशन हो जाएगा, टूट जाएगा वो. क्योंकि प्रोटीन की प्रॉपर्टी होती है किसकी? फ्रीजिंग एंड डीनेचुरेशन. यहाँ पे ध्यान रख लेना, यहाँ पे एक्सेप्शन है.
एक्सेप्शन क्या है? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया या थर्मोफिलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया हैं, दे हैज एंजाइम्स, उनके पास एंजाइम्स होते हैं which can work at high temperature। उनमें ऐसे ऐसे एंजाइम हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक भी एंजाइम वहां पे काम कर सकते हैं। एक्सेप्शन है, क्या है ये? एक्सेप्शन। अदरवाइज बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप ना, ये कंसेप्ट आप बहुत जगह बायो में अप्लाई कर सकते हो। बायो में कोई भी फंक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहा है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस प्लांट में हो रहा है, रेस्पिरेशन प्लांट एनिमल दोनों में हो रहा है, कोई भी फंक्शन ले लो आप जो लिविंग थिंग्स में हो रहा है, और लिविंग थिंग्स में कोई भी मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिकल प्रोसेस जो एंजाइम से कंट्रोल हो रही है, वो टेम्परेचर से कैसे भी इफेक्ट होती है। आपसे कोई पूछ ले कि हाउ फोटोसिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर, तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, लिविंग थिंग्स में होने वाली प्रोसेस है, और लिविंग थिंग्स में कोई भी प्रोसेस हो दैट इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। मतलब हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जो अनकैटलाइज्ड हो, जो बिना एंजाइम के होती हो। और आपको पता ही है, अब हाई टेम्परेचर पे तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, लो टेम्परेचर पे तो ही फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को करवाने वाले कौन है? एंजाइम्स। और एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या है? ना तो एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम करता, ना एंजाइम लो टेम्परेचर पे काम करता। हाई टेम्परेचर पे क्यों नहीं काम करता? डिनेचुरेशन प्रॉपर्टी एंजाइम के पास। और लो टेम्परेचर पे क्यों काम नहीं करता? फ्रीजिंग प्रॉपर्टी एंजाइम के पास। एंजाइम की प्रॉपर्टी, एंजाइम मींस प्रोटीन, मोस्टली जो एंजाइम है, मोस्टली बोल रहा हूं, एक्सेप्ट राइबोजाइम, अदरवाइज मोस्टली जो एंजाइम है दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर है। अब हाई टेम्परेचर होगा तो टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज, टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज तो एंजाइम चेंज, एंजाइम चेंज तो एक्शन चेंज, बात खत्म यार। इन द सेम वे अगर टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर पे एट बी पॉइंट पे भी रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम एक्शन बहुत स्लो है। लेट्स सी, यू कैन से यहां पे एंजाइम एक्शन इतना है, यहां पे एंजाइम एक्शन मैक्सिमम है, यू कैन सी एट दिस पॉइंट एंजाइम एक्शन इज मैक्सिमम। यहां पे एंजाइम एक्शन पॉइंट ए पे, इस पे यहां पे एंजाइम एक्शन 0 है, पॉइंट बी पे भी 0 तो नहीं बोलो, थोड़ा बहुत कम है, पॉइंट बी पे भी एंजाइम एक्शन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ना तो एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है, ना एंजाइम लो टेम्परेचर पे काम कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बता दिया आपको, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे क्या होता है और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है। लो टेम्परेचर भी टर्सरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा, और हाई टेम्परेचर भी टर्सरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए कोई भी रिएक्शन हो which take place in the living things like photosynthesis, respiration, ना तो वो हाई टेम्परेचर पे अच्छे से होती हैं, ना वो लो टेम्परेचर पे अच्छे से होती हैं। दोनों टेम्परेचर पे, हाई पे भी एज वेल एज लो टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एटसेट्रा, डाइजेशन वगैरह कोई भी प्रोसेस हो यार, वो इफेक्ट होगी, क्योंकि रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, डाइजेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, ये सारे के सारे फंक्शन एंजाइम कंट्रोल्ड हैं। और एंजाइम की प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग एंड डीनेचुरेशन, क्योंकि एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। तो ये था फर्स्ट फैक्टर, टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर है पीएच। सेकंड फैक्टर है पीएच। आपको सभी को पता है व्हाट इज पीएच? पीएच इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड करता है। और जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो हैं आर पीएच स्पेसिफिक। एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। नो नीड टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, 10th क्लास से आपको पता है। कैसे? आपको सभी को पता है पेप्सिन जो एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है इन द स्टोमक। और जो स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, ये 6.8 pH पे काम करता है, मतलब ये लगभग न्यूट्रल pH पे काम करता है। लेट्स सी, सिंपल सा पॉइंट जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। जब हम फूड खा रहे हैं तो हमारे सलाइवा में जो एंजाइम है स्लाइवरी अमाइलेज, ये फूड पे काम कर रहा है और डाइजेशन ऑफ स्टार्च कर रहा है, और इसका फंक्शन थ्रू आउट इसोफेगस भी कंटिन्यू रहता है। जैसे ही फूड स्टोमक में जाएगा, इस एंजाइम का एक्शन स्टॉप हो जाएगा। Why the action of salivary amylase stop in the stomach? Stomach में जाते ही, let's see, ये बकल कैविटी है, this is the esophagus, this is the stomach.
यहाँ पे जो फूड है इसमें सलाइवरी माइलेज काम कर रहा है। यहाँ जब ये फूड यहाँ से जा रहा है, स्टोमक इसोफेगस से जा रहा है, तो भी ये एंजाइम काम कर रहा है। लेकिन जैसे ये फूड जिसमें सलाइवरी अमाइलेज था, जैसे ये फूड स्टोमक में आएगा, ये एंजाइम काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि स्टोमक में जो पीएच है वो कितना है, 2 to 3 pH है। मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट एसिडिक है, और एसिडिक इन्वायरमेंट में सलाइवरी माइलेज काम नहीं कर सकता। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे पेप्सिन काम करता है। लेकिन अगर ये पेप्सिन आगे चला जाए, फूड के साथ अगर पेप्सिन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही पेप्सिन का काम रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इन्वायरमेंट है वो बेसिक है, और यहाँ पे ये पेप्सिन जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्वायरमेंट कैसा है, एसिडिक है। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे ट्रिप्सिन काम कर रहा है। ट्रिप्सिन किस पे काम करेगा, बेसिक इन्वायरमेंट पे काम करेगा। तो सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो पीएच स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? पीएच स्पेसिफिक। लेट्स सी, अगर इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका भी ग्राफ सेम आएगा। लेट्स सी, इधर मैं pH ले लेता हूं, pH मींस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इधर मैं वेलोसिटी, क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, तो उसको वेलोसिटी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। इफ डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड देन इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। तो जो ग्राफ हमारा वो ऐसा आ रहा है, यानी एक स्पेसिफिक pH है जिसपे एंजाइम का एक्शन मैक्सिमम है। कोई भी एंजाइम हो वो pH स्पेसिफिक होता है। क्या होता है वो? pH स्पेसिफिक। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ pH बोल दो या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एंजाइम को कैसे अफेक्ट करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रख लेना, जो H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन कंबाइन विद नेगेटिव चार्ज ऑफ R ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। आपको सभी को पता है, अमीनो एसिड आपको बताया था, अमीनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन होता है, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड अमीनो ग्रुप, एक साइड H, और इधर R होता है, साइड चेन जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड चेन। और अगर इस साइड चेन में कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ ये H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा, और ऐसा होने से, जैसे ही नेगेटिव चार्ज के साथ H पॉजिटिव अटैच होएगा, तो ऐसा होने से जो अमीनो एसिड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। और ऐसा होने से, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने से जो R चेन है, जो R ग्रुप है, वो डिस्टर्ब होएगा। और R ग्रुप डिस्टर्ब हो गया, R ग्रुप डिस्टर्ब हो जाएगा, R ग्रुप के अंदर R ग्रुप डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा होने से R ग्रुप डिस्टर्ब कैसे होगा? इसमें जो आयनिक बॉन्ड था वो इफेक्ट होएगा, R ग्रुप में जो आयनिक बॉन्ड था वो इफेक्ट हो जाएगा। और ऐसा होने से जो फोल्डिंग पैटर्न है वो भी इफेक्ट होएगा, और ये इफेक्ट होगा तो एंजाइम एक्शन इफेक्ट होएगा। दोबारा फिर सुन लें, pH मींस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जैसे ही H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चेंज होएगी तो H पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज ऑफ, जो नेगेटिव चार्ज जो है किस पे? R ग्रुप पे। इस R ग्रुप के पास जो भी नेगेटिव चार्ज होगा, उस नेगेटिव चार्ज के साथ H पॉजिटिव चिपक जाएगा, और ऐसा होने से ये इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देगा। मतलब अमीनो एसिड में चेंज आ गया, सीधी सी बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन आप बोल सकते हो कि H पॉजिटिव, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव चेंज होएगी तो अमीनो एसिड में चेंज आएगा। अमीनो एसिड में चेंज आ गया तो प्रोटीन में चेंज आ गया, प्रोटीन में चेंज आ गया तो एंजाइम में चेंज आ गया यार। क्योंकि हमें पता है अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन से ही क्या बनता है? एंजाइम बनता है। तो जैसे ही H पॉजिटिव में चेंज आएगा, नेगेटिव जो R ग्रुप में जो नेगेटिव चार्ज उसके साथ चिपक जाएगा और उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देगा। ऐसा होने से जो R ग्रुप में आयनिक बॉन्ड था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और आयनिक बॉन्ड डिस्टर्ब होएगा तो इस प्रोटीन का जो फोल्डिंग पैटर्न था, फोल्डिंग पैटर्न बोल दो या टर्सरी स्ट्रक्चर बोल दो यार,
टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और आपको बार बार बता चुका हूँ टर्सरी स्ट्रक्चर अगर चेंज हो गया तो एंजाइम एक्शन क्या हो जाएगा, चेंज होएगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ पीएच। क्या था ये, इफेक्ट ऑफ पीएच। नेक्स्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। थर्ड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर था पीएच, थर्ड फैक्टर जो है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ध्यान से सुनना प्लीज। मान लो इधर मैंने ले ली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, H की कंसंट्रेशन ले ली मैंने एक्सिस पे, और इधर मैंने ले रखा है V, वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, क्योंकि जब एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन के अंदर हमें डायरेक्शन पता हो तो वी कैन कॉल इट वेलोसिटी। अब मुझे ये पता है अगर हम इंक्रीज ऑफ X कंसंट्रेशन करेंगे, अगर X की मात्रा बढ़ाएंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्शन बढ़ेगा, एंजाइम का एक्शन भी बढ़ेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। पूछो कैसे? देखो हर एक एंजाइम का अपना एक टर्नओवर नंबर होता है, हर एक एंजाइम का अपना एक टर्नओवर नंबर होता है, मतलब हर एक एंजाइम का एक अपना नंबर है कि वो एक मिनट में, एक बार में, यू कैन से कि एक टाइम पे वो कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक एंजाइम, कोई भी एंजाइम एक बार में वो 10 मॉलिक्यूल पे काम कर रहा है। कितने मॉलिक्यूल पे काम कर रहा है? 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे, राइट। तो अगर मॉलिक्यूल हमारा एक है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, 2 कर दिए तो और फास्ट, क्योंकि एक बार में 10 तक काम कर सकता है। तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाएंगे प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ेगा। यस और नो? फॉर एग्जांपल लुक एट मी, मान लो मेरा एक्शन, मेरी टीचिंग, मेरी इनकम कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक मेरी क्लास में मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं आ जाएगी। जैसे ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो जाएगी उसके बाद अगर और बच्चे आएंगे तो फिर इनकम, क्योंकि स्ट्रेंथ मैक्सिमम आ चुकी है, अब और तो बैठने की जगह ही नहीं है, बेशक से आते रहे, बैठने की जगह ही नहीं, तो फिर और इनकम नहीं बढ़ेगी। सेम इज हियर, क्योंकि हर एक एंजाइम का अपना एक टर्नओवर नंबर होता है। टर्नओवर नंबर मींस एट ए टाइम हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय एन एंजाइम। एक टाइम में एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर। अब जैसे जैसे स्टार्टिंग में इनिशियली अगर हम सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारा एंजाइम एक्शन मतलब प्रोडक्ट, एंजाइम एक्शन का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ेगा। यस और नो? लेकिन एक टाइम आने के बाद अगर हम लेट्स सी, ये आपका ऐसे ग्राफ आ जाएगा, कैसा ग्राफ आ जाएगा आपका? ऐसा ग्राफ आ जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा, मान लो आई एम एंजाइम और मेरा टर्नओवर नंबर 10 है, जब तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब तक यहां तक नंबर बढ़ता रहा तो मेरा एक्शन बढ़ता रहा। लेकिन अगर फिर 11 12 हो जाएंगे तो क्या होगा? मैं तो एक बार में 10 पे ही काम करूंगा, तो 2 बच्चे ऐसे जिसके ऊपर काम हो ही नहीं रहा, 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐसे जिसके ऊपर एंजाइम काम ही नहीं कर रहा। तो ये ध्यान रखना, इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन करेंगे तो एंजाइम एक्शन बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन अप टू ए लिमिट। आफ्टर दैट क्या होगा? एंजाइम बिकम सैचुरेट, एंजाइम सैचुरेट हो जाएगा। मतलब एंजाइम सैचुरेट होने का मतलब क्या है? एंजाइम मैक्सिमम जितने वो काम कर सकता था, जितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे वो काम कर सकता था उतने पे वो काम कर रहा है। उसके बाद आप अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एंजाइम एक्शन नहीं बढ़ेगा। पॉइंट क्लियर? और दिस इज, यहां पे ध्यान रखना प्लीज, यहां पे जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मैक्सिमम है इस टाइम पे, दिस इज ये जब वो एक
एंजाइम मॉलिक्यूल जब मैक्सिमम मॉलिक्यूल पे काम कर रहा है तो उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन V, यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे V आपका मैक्स है, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई यहाँ पे। अगर इसके बाद यहाँ पे इस कंसंट्रेशन पे, इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे यहाँ पे मान लो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल, 20, 30, 40, 50, 60 मॉलिक्यूल पे, मान लो 60 मॉलिक्यूल पे एंजाइम की जो वेलोसिटी है, एंजाइम एक्शन जो मैक्सिमम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस कंसंट्रेशन पे V क्या है, मैक्स है, राइट। लेकिन ध्यान से सुनना प्लीज, यहां पे इस कंसंट्रेशन पे V कितना है, V मैक्स बाई 2 है, वेलोसिटी क्या है, हाफ है। कितने कंसंट्रेशन पे, इस कंसंट्रेशन पे, और इस कंसंट्रेशन को हम बोलेंगे Km, क्या बोलेंगे, Km, जिसकी फुल फॉर्म है माइकली कांस्टेंट। माइकलिस कांस्टेंट। तो क्वेश्चन ये है कि ये माइकली कांस्टेंट है क्या, बहुत बार आना है तुम्हारे आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो माइकली कांस्टेंट क्या है, इट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, it is the substrate concentration at which velocity of enzyme controlled reaction is half। ये वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, ध्यान रखना। Km किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Km रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, किसको, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। जिस टाइम पे मान लो, लेट्स सी, मान लो जब मैं 50 बच्चों पे काम कर रहा हूं तो मेरी जो वेलोसिटी वो मैक्सिमम है, तो मेरी वेलोसिटी हाफ कब होएगी, जब मैं 25 बच्चों पे काम कर रहा हूं, राइट ना। तो सेम इसे, ये वो कंसंट्रेशन है, Km क्या है, वो कंसंट्रेशन जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हाफ है। रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं V, क्योंकि यहाँ पे रेट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी बोलेंगे, स्पीड नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड कर रखी है, राइट। तो ये पॉइंट्स भी क्लियर होना चाहिए कि Km किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन क्या है, हाफ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आगे तुम्हें जब मैं इनहिबिशन पढ़ाऊंगा, इनहिबिटर पढ़ाऊंगा, तो आगे बहुत बार आने वाला है। पॉइंट क्लियर है। स्टार्टिंग में इनिशियली हम जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो एंजाइम है उसको अपने टर्नओवर नंबर तक नहीं पहुंचा है। लेकिन एक टाइम आने के बाद एंजाइम का जो एक्शन है वो एक फिक्स हो जाता है, यहाँ पे आने के बाद फिक्स हो गया, इससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता, मतलब एंजाइम सैचुरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंजाइम सैचुरेशन। मान लो अगर एक एंजाइम 100 मॉलिक्यूल पे काम कर रहा है, तो अगर आप 110 मॉलिक्यूल दे दिए, 110 मॉलिक्यूल दे दिए, तो एंजाइम तो 100 पे ही काम करेगा। चाहे आप 110 करो, चाहे 120 करो, चाहे आप 200 मॉलिक्यूल करो, चाहे आप 500 मॉलिक्यूल करो, अब जो रेट ऑफ एंजाइम वो कांस्टेंट रहेगा, अब वो और नहीं बढ़ सकता। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना मत। हाँ, अगर हम बहुत ज्यादा, अगर क्या होगा, अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दें तो उस टाइम पे क्या होगा, प्यारे बच्चों ध्यान रख लेना, उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। यानी स्टार्टिंग में तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेट्स सी, आपने और कंसंट्रेशन बढ़ा लो, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ चुका है, मैक्सिमम आ चुका है। क्या आ चुका है, मैक्सिमम। और चाहे आप कितना ही बढ़ा लो, अब वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Km क्या होता है। Km क्या है, माइकलिस कांस्टेंट क्या है, ये सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जिस पे एंजाइम का जो एक्शन है वो हाफ है, मतलब V 1/2 मैक्स है, हाफ मैक्सिमम से आधा है, याद रख लोगे। और V मैक्स क्या है, V मैक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। उस टाइम पे एंजाइम एक्शन क्या है, मैक्सिमम है। मतलब एंजाइम V मैक्स कब आएगा, V मैक्स तब आएगा जब एंजाइम क्या है, एंजाइम सैचुरेट। एंजाइम जब सैचुरेट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, V मैक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V मैक्स, राइट। और जब एंजाइम हाफ सैचुरेट है तो क्या आएगा, V मैक्स बाय 2 आएगा, वेलोसिटी 1/2 आएगी।
पॉइंट क्लियर है ना? नेक्स्ट है प्यारे बच्चों एंजाइम कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्या है? एंजाइम की अगर मात्रा बढ़ाएं, देखो अगर एंजाइम की मात्रा बढ़ाएंगे, ध्यान रखना प्लीज, अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है, अनकंट्रोल्ड सबस्ट्रेट है, और अगर अब एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे? एंजाइम कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना, एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, अगर ई की कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन या यू कैन से वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। कब तक? जब तक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इनफाइनाइट है। लेकिन एक कंसंट्रेशन आने के बाद आपका सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। लंबे टाइम तक ये नहीं रहेगा, ये लॉन्ग टाइम तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कम पड़ ही जाएगा। यस और नो? पॉइंट क्लियर हो गया ना? इसमें उल्टा हो जाएगा कि भाई स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट ज्यादा है, एंजाइम कम है, तो एंजाइम बढ़ाएंगे तो एक्शन फास्ट होएगा। लेकिन अगर ये बढ़ाते रहे एंजाइम ज्यादा हो जाएंगे, सबस्ट्रेट कम हो जाएंगे, तो फिर आपको पता है सारे एंजाइम अपने मैक्सिमम एफर्ट से काम नहीं कर रहे, तो उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो एंजाइम कंसंट्रेशन था आपका फोर्थ फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर आपका है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अगर जब एंजाइम काम कर रहा है, तो क्या होगा? एंजाइम के काम करने से, जब एंजाइम एक्शन हो रहा है, ई का एक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्ट की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लियर है? जब एंजाइम काम करता रहेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा। क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पी गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू द एंजाइम एक्शन। ये नेगेटिव फीडबैक देगा एंजाइम एक्शन को, और एंजाइम एक्शन क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा। मतलब लेट्स सी एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, बहुत सारे डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर मतलब प्रोडक्ट। लेकिन जब बहुत सारे डॉक्टर बन जाएंगे ना, तो फिर वो क्या करेंगे? टीचर के एक्शन अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंजीनियर बन गए, तो अब इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। एंजाइम एक्शन, एंजाइम यहाँ पे कौन है? इंजीनियरिंग कॉलेज है। जब बहुत सारे डॉक्टर हो जाएंगे, तो मेडिकल कॉलेज अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे क्या एक प्रकार से एंजाइम है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाए ना, तो वो एंजाइम के एक्शन को स्लो डाउन कर देता है, नेगेटिव फीडबैक देगा। क्योंकि यहाँ पे जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है ना, अगर वो उस साइड से, ध्यान रखना एक पॉइंट, इफ द, ये एक लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की लाइन है, अगर प्रोडक्ट फॉर्म इज नॉट रिलीज फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उस जगह से रिलीज नहीं हो रहा है। लेट्स सी सिंपल सा पॉइंट लेते हैं। मान लो ये एक सेल है, इस सेल में ये प्रोडक्ट बन रहा है, एंजाइम इस प्रोडक्ट को बना रहा है, जिसका पी, अगर ये पी यहीं पे इकट्ठा होता रहेगा, अगर ये पी सेल में ही इकट्ठा होता रहेगा, तो ये पी क्या कर देगा? नेगेटिव फीडबैक दे देगा किसको? एंजाइम को। और सेल के अंदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम का एक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक होगा। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट इस साइड से रिलीज आउट होता रहे, प्रोडक्ट यहां से बाहर निकलता रहे, if the product formed is released from the site of its formation, तब नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा। ये पॉइंट याद रख लेना। अगर प्रोडक्ट यहीं पे साइट ऑफ फॉर्मेशन पे इकट्ठा होता रहे, तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा। और अगर if the product formed is released away from the site of formation, then enzyme action slow down नहीं होगा। तो ये विद कंडीशन है, अदरवाइज मेंशन नहीं है। अगर ये चीज मेंशन नहीं है तो ध्यान रख लेना कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या करती है? नेगेटिव फीडबैक देती है। जो अगर कंडीशन मेंशन कर दे एग्जामिनर, ये बोल दे कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है एंड एज साइड बाय साइड वो यहां से रिलीज हो रहा है,